3. Hello guys, how are you? I am Purti Vairagi, हिंदी टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 पाठ 1 बड़े भाई साहब पढ़कर समझेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले हमें लेखक के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद पाठ को हम पढ़कर समझेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं। वे संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्बी गांव के जन्मे धनपत राय, उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखक कार्य किया। निजी व्यापार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सौजेवतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मिनिस्ट्री करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद की उनसे जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। उन्हीं हिंदी कथा लेखक की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। यह था आपके लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में जीवन परिचय। आप मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब 2 भाइयों की कहानी है, जिसमें दोनों भाई एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए रहते हैं। दोनों में 5 साल का अंतर है और इस पाठ में लेखक ने लेखक के माध्यम से यानी छोटे भाई के माध्यम से इस कहानी को बताया है। ये कहानी एक आत्मकथा है। बड़े भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक भी कहानी है। लेखक यहाँ पर आपको बताना चाहता है कि उनके बड़े भाई और उनमें सिर्फ 5 साल का अंतर था, लेकिन कक्षाओं में सिर्फ 2 साल का अंतर था। बड़े भाई हमेशा किताबों में ही लगे रहते थे, हमेशा 24 घंटा पढ़ते रहते थे। उनकी खेल कूद में, गिल्ली डंडा खेलने में आदि रुचि बिल्कुल नहीं थी। जबकि इसके विपरीत उनके छोटे भाई की पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में काफ़ी रुचि थी। तो बड़े भाई साहब की थोड़ी सी चारित्रिक विशेषताएं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखते थे, उसे दुनियादारी की समझदारी सिखाते थे, गलत रास्ते पर चलने से रोकते थे। बड़े भाई साहब हमेशा चाहते थे कि उनका भाई कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चला जाए, इसलिए उसे हमेशा लताड़ते रहते थे, डांटते फटकारते रहते थे। वह सिद्धांत प्रिय थे, उन्हें आत्मनियंत्रण भी था और उन्हें उपदेश देने की बड़ी आदत थी। यानी बड़े भाई साहब की जो ये मैंने आपको विशेषताएं बताई है, ये सभी विशेषताएं उनके अंदर थी। उनके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आत्म नियंत्रण करने का एक अच्छा पावर था और छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने के रोकने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे, उपदेश देते रहते थे, उसे डांटते रहते थे। जबकि उसका छोटा भाई हमेशा इसके उल्टे ही काम करता था, उसकी पढ़ने से ज़्यादा हमेशा खेलने कूदने में रुचि बनी रहती थी। तो ये थी दोनों भाइयों की विशेषताएं, छोटे भाई की और बड़े भाई की। यहाँ पर पाठ के माध्यम से लेखक यानी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के बारे में और खुद के बारे में कहानी के रूप में बताया है। तो इसको पाठ को पढ़ते पढ़ते हम समझते हैं। ओके, पाठ। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी
3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तमही और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म का कानून समझूं और उनके हुक्म का पालन करूं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे उम्र में 5 साल बड़े थे और शिक्षा में क्लास में वो सिर्फ मुझसे 2 साल आगे थे, जबकि हम दोनों को विद्यालय एक ही समय में भेजा गया, मतलब एक ही साथ भेजा गया था। इस हिसाब से तो बड़े भाई साहब को मुझसे कितने साल कक्षा में आगे होना चाहिए था, 5 साल, परंतु भाई कितने आगे थे, सिर्फ 2 साल। कारण क्या था, बड़े भाई साहब इतने पढ़ाई को इतना महत्व देते थे कि वो हमेशा पढ़ते रहते थे। मतलब वो चाहते थे कि मेरी पढ़ाई की नींव मजबूत हो जिस पर एक आलीशान महल बन सके। या इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि बड़े भाई साहब पढ़ते तो बहुत थे, लेकिन उनका पढ़ाई उनके दिमाग तक नहीं पहुंचती थी, जिसके कारण वो फेल हो जाते थे। और छोटे भाई को हमेशा वो डांटते रहते थे और छोटे भाई को उनकी बात मानना एक कानून जैसा नियम था। उनके लिए ये निर्देश हुआ करते थे कि वह बड़े भाई की पूरी आज्ञाओं का पालन करें। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अब देखिए, लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि मेरे बड़े भाई साहब स्वभाव से यानी नेचर से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का मतलब वो होता है जो हमेशा किताबों में लगा रहे, हमेशा किताबें पढ़ता रहे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़िए, कुत्ते और बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब यहाँ पर है तालमेल। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों और दरअसल भाई भाई, राधे राधे शिव राधे राधे। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा का मतलब कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उससे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे। जमात का मतलब क्या होता है, कक्षा। मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। यहाँ पर एक मुहावरे का अर्थ, मुहावरा बताया गया है, छोटा मुंह बड़ी बात। इसका मतलब है कि छोटे भाई अपने बड़े भाई के मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। बड़े भाई जब पढ़ाई करते करते थक जाते थे तो अपनी कॉपी पे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते थे, कई प्रकार के चित्र बनाया करते थे, कुछ उल्टे पुल्टे शब्द लिखा करते थे जिनको पढ़ना और समझना हाथी खेल नहीं था। और लेखक इस बारे में अगर अपने बड़े भाई से पूछता तो छोटे मुंह बड़ी बात की तरह हो जाता। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता। अब देखिए, ये तो इस पैराग्राफ में तो बड़े भाई साहब के बारे में बताया गया है, लेखक ने इसके बारे में बताया, अपने बड़े भाई साहब के बारे में। दूसरे पैराग्राफ में लेखक अब अपने बारे में बताना चाहता है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियां उछलना, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता रहता, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। अब लेखक अपने बारे में बताता है कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, यानी बड़े भाई हमेशा किताबों में घुसे रहते थे, जबकि छोटा भाई खुद लेखक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका मन तो कहाँ लगता था, हॉस्टल के बाहर गेट पर लटकना, झूला झूलना, तितलियां पकड़ना, गिल्ली डंडा खेलना आदि इन्हीं काम, मतलब खेल कूद में उसका सबसे ज्यादा मन लगा रहता था। लेकिन खेलने के बाद जब वह हॉस्टल में अपने कमरे में आता तो भाई साहब का रौद्र रूप का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर अपने बड़े भाई साहब को देखता तो वह सहम जाता, डर जाता। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता।
और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। अब लेखक कहता है कि जब भी मैं बाहर से अपने कमरे में आता तो भाई साहब हमेशा एक ही सवाल पूछते, कहाँ थे? तो उस समय लेखक सिर्फ मौन रहता, मौन का मतलब चुपचाप रहता और भाई साहब की खरी खोटी सुनता रहता। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। अब देखिए लेखक ने यहाँ पर एक लाइन कही है कि पता नहीं क्यों मेरे मुंह से यह बात बिल्कुल नहीं निकल पाती थी कि मैं बाहर खेल रहा था। इसका अर्थ यह है कि छोटा भाई बड़े भाई को सम्मान देता था, जिसके झिझक के कारण वह भाई साहब से सवाल जवाब नहीं कर पाता था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार होता। सत्कार का मतलब यहाँ पर स्वागत है, यानी बड़े भाई साहब उसे खरी खोटी सुनाकर उसका कमरे में स्वागत करते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्ष न आएगा। हर्ष का मतलब होता है शब्द। लेखक से बड़े भाई साहब कहते थे कि इस तरह लापरवाही से तुम अंग्रेजी पढ़ते रहे तो तुम्हें एक भी शब्द नहीं आएगा। उन्होंने ये भी इस लाइन के द्वारा ये भी बताने की कोशिश की है कि इंग्लिश कितनी कठिन होती है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अब लेखक कहता है कि बड़े भाई साहब अंग्रेजी विषय पर जोर देते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो कभी जीवन में अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। अर्थात अंग्रेजी बहुत ही कठिन विषय है। अगर अंग्रेजी इतनी ही सरल होती तो इसे हर कोई पढ़कर सीख लेता और ज्ञानी बन जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। अब लेखक ने यहाँ पर दो मुहावरों का प्रयोग किया है। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है यानी रात दिन उनको पढ़ना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है यानी अपनी इच्छाओं को मारकर पढ़ना पड़ता है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोगा हो। घोगा मतलब उल्लू हो। मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। कसूर का मतलब गलती। लेखक कहना चाहता है कि बड़े भाई साहब जब मुझे अंग्रेजी के लिए डांटते तो कहते कि मैं इतना पढ़ता हूं तब मुझे थोड़ी बहुत आती है और तुम इतने लापरवाह हो कि सब समय खेलने में लगा देते हो और अंग्रेजी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? अब लेखक यहाँ पर बड़े भाई साहब की एक विशेषता बता रहा है कि उनको पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। लेखक का भाई कहता है कि इतने मेल तमाशे और खेल होते हैं, तुमने मुझे कभी वहां जाते देखा है? इस वाक्य से क्या पता चलता है? लेखक का भाई बताना चाहता है कि मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरी खेल कूद में किसी भी चीज में रुचि नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में ही मेरी रुचि है, जबकि तुम्हारी इन सब चीजों में रुचि है और पढ़ाई में रुचि नहीं है। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही दिन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेखक यहाँ पर अपने बड़े भाई की बातों को दोहराता हुए कहता है कि बड़े भाई उसे समझाते हुए कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब भी 2 बार फेल हो चुका हूँ और तुम इतनी लापरवाही से हमेशा खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं हो। तो मुझे तो 2 साल लगे हैं, हो सकता है तुम जिंदगी भर तक एक ही क्लास में पढ़ते रहो, हमेशा फेल होते रहो। क्योंकि बड़े भाई साहब मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, तो उनका छोटा भाई तो हमेशा खेल में रहता है, तो वो कैसे पास हो सकता है? और लेखक के बड़े भाई ये भी कहते हैं कि उनके दादाजी की खून पसीने की गाड़ी कमाई है
उन्होंने जो मेहनत से कमाई की थी उसको यूं बर्बाद उनको नहीं करने देगा। इससे अच्छा है कि वह घर चला जाए। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्या न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसे हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला, बिना पहले से नक्शा बनाए हुए स्कीम तैयार की। काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मदद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। आप देखिए, लेखक ने जब अपने बड़े भाई साहब के पढ़ाई को लेकर खरी खोटी बातें सुनी तो उनको बहुत ही अंदर अंदर बहुत ज्यादा दुख हुआ और रोने लगे। तभी उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब खेल कूद मेरा बिल्कुल बंद, अब मैं पूरी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। और इसी सोच में उन्होंने झटपट एक टाइम टेबल बना दिया। जो टाइम टेबल उन्होंने बनाया था उसमें खेल कूद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रखा था। पूरे टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 तक किताब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर फिर विश्राम। अब देखिए, लेखक ने जो टाइम टेबल बनाया कि उसमें उसने सिर्फ पढ़ाई, सभी विषयों को अलग अलग समय दिया, बिल्कुल खेलने कूदने के लिए समय नहीं दिया। अब देखते हैं कि छोटा भाई कितना इस टाइम टेबल को फॉलो करता है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। देखिए, लेखक ने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन उसको फॉलो करना या उसको अपनाना एक अलग बात होती है। लेखक का टाइम टेबल एक तरफ रखा रह जाता है और उसे कौन सी चीजें आकर्षित करती हैं। ग्राउंड में हरा हरा घास, फुटबॉल खेलते बच्चे, ये सब चीजें उसको उसकी ओर आकर्षित करती हैं। इसीलिए लेखक ने कहा कि टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है और उस पर अमल करना एक अलग बात है। टाइम टेबल वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उसके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियों खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। देखिए, जैसे मरते हुए व्यक्ति को भी वह अपनी मोह माया नहीं छोड़ पाता है, ठीक वैसे ही लेखक अपने बड़े भाई की डांट डपट खाकर भी वह अपने खेलने कूदने का मन नहीं त्याग पाता है। सालाना इम्तिहान हुआ। अब देखिए, साल में जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो हुई। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मैं मजे से खेलता भी रहा और दर्जे अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर
नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। बड़े भाई साहब का भय रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते खेलते दर्जे में अव्वल आया हूँ। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने मुझे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े को नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इम्तिहान में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया, या तो यूं ही पढ़ गए। मैं इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। अब देखिए, जब वार्षिक परीक्षाएं हुई तो छोटा भाई जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, कम पढ़ाई करता था, हमेशा खेल कूद में रहता था, वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया और बड़े भाई साहब जो रात दिन पढ़ते रहते थे वो फेल हो गए। इसका फायदा छोटे भाई ने उठाया और अपने मन में ये धैर्य बना लिया कि अब तो मैं खूब खेलूंगा कूदूंगा, बड़े भाई साहब मुझसे कुछ नहीं कह सकते हैं और अगर मुझे डांटा फटकारा तो कह दूंगा कि तुमने आंख फोड़ फोड़ कर जो पढ़ाई की थी उसका परिणाम क्या हुआ, तुम फेल हो गए। इसका अर्थ यह है कि लेखक के मन में पास होने पर थोड़ा सा अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था। इस बात को बड़े भाई साहब ने ताड़ लिया और जब एक दिन लेखक पूरे दिन गिल्ली डंडा खेलता रहता है, घर वापस आता है तो बड़े भाई साहब फिर शुरू हो जाते हैं और उसे लेक्चर देने लगते हैं कि तुमने रावण का तो हाल पढ़ा ही होगा। यानी रावण का हाल क्यों कहा लेखक ने? लेखक से रावण का हाल इसलिए कहा क्योंकि रावण जो था महाबलशाली था, उसके पास पूर्ण शक्तियां थी, लेकिन एक ना एक दिन उसका विनाश हो ही गया। तो लेखक यहाँ पर अपने बड़े भाई साहब की नसीहत को सुनता और समझता है। अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका विनाश कर दिया। अब देखिए, लेखक के बड़े भाई साहब उसको रावण के माध्यम से ये उपदेश देते हैं कि उसके पास सब कुछ था और उस सब कुछ के कारण वह इतना घमंडी हो गया था, वह किसी को कुछ नहीं समझ रहा था, लेकिन एक ना एक दिन उसका विनाश हो गया। ठीक वैसे ही तुम इस साल पास हो गए हो तो तुम मुझे कुछ नहीं समझ रहे हो। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिश नाम का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कोर्ट किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हैं? अब बड़े भाई साहब अपनी कक्षा में हो रही पढ़ाई के बारे में लेखक को बताते हैं कि जब तुम इतिहास पढ़ोगे और इतिहास के बारे में जानोगे और एक ही व्यक्ति का एक ही पाठ में 8 बार अलग अलग तरीके से नाम आया है, यानी इतिहास में जो तारीखें दी हुई होती हैं या शासकों के नाम दिए होते हैं बड़े कठिन होते हैं। लेखक यहाँ पर उन्हीं की ओर संकेत करते हुए कहता है बड़ा भाई कि उनके नाम याद रखना तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। अभी तो तुम जो पास हुए हो वह बहुत ही आसान था। जब मेरी क्लास में आओगे तब तुम्हें पढ़ाई का महत्व का पता चलेगा। और जो ज्योमेट्री तो अस खुदा ही पना, आपकी जगह
जब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इस निर्दयी मुमतिहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अब जब में क्या फर्क है। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खीर या भात दाल रोटी खई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट ले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इनके बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा। अब देखिए लेखक का भाई यहाँ पर इस ओर भी संकेत करता है कि जो पुस्तकों में लिखा रहता है वही विद्यार्थी को परीक्षा में सेम वैसा की वैसा लिखना पड़ता है। यदि एक पॉइंट इधर का उधर कर दिया तो परीक्षक जो होता है, अध्यापक जो होता है, वह उसके नंबर काट लेता है। तो लेखक यहाँ पर शिक्षा पद्धति की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है कि विद्यार्थी इतनी मेहनत और लगन से पढ़ते हैं, अगर उनका एक अक्षर इधर का उधर हो जाए तो अध्यापक उनके नंबर काट लेते हैं। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधा लंब से दुगना हो। पूछिए इनसे प्रयोजन दुगनी नहीं चौगुना ही हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेके परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करने ही पड़ते हैं। कह दिया समझ की बर्बादी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। अब लेखक का भाई कहता है कि सब जानते हैं कि समय की पाबंदी मनुष्य को क्या सिखाती है, फिर भी अध्यापक कहते हैं कि समय की पाबंदी पे 4 पन्नों का लेख लिखो। इससे क्या फायदा है। सभी जानते हैं कि समय की पाबंदी मनुष्य को आगे बढ़ाती है और सबका प्रिय बनाती है और कारोबार में भी आगे करती है। फिर भी अध्यापक 4 पन्नों का लेख लिखवाते हैं कि समय की पाबंदी पर लिखो। यहाँ पर लेखक के बड़े भाई साहब ने व्यंग किया है। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसी हिमायत करता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ के किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राय ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या। अब लेखक के बड़े भाई साहब कहना चाहते हैं कि समय की पाबंदी के बारे में एक वाक्य में पूरा अर्थ समझाया जा सकता है तो क्यों उस पर 4-4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इनकी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे आओगे लाना तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तक आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे ग्रह बांधिए, नहीं पछताएंगे। लेखक का बड़ा भाई कहता है कि भले ही मैं 2 कक्षा में फेल हो गया हूँ लेकिन दुनियादारी की समझ मुझे तुमसे ज्यादा है। मुझे पता है कि दाल चावल का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है। सिर्फ तुम पढ़कर पास हो गए हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको सच्ची दुनियादारी की समझ होती है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो सभी बातों को समझ ले। और इस बात में बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर व्यंग करते हुए कहता है कि इन बातों को तुम भी गांठ बांध लो कि किताबी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता, दुनियादारी का ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने उपदेश माला कब समाप्त होती।
भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा था तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उससे मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में अव्वल हो जाऊं। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरी का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब देखिए, फिर वार्षिक परीक्षाएं हुई और भाई साहब फिर फेल हो गए। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और मैंने जो खेल कूद में टाइम वेस्ट किया था, जो कुछ समय निकाल कर पढ़ा था, उसी में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणात्मक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट लिए। 10 बजे तक इधर, 4 बजे और फिर उधर 6 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा का दिन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। देखिए, लेखक यहाँ पर कहता है कि बड़े भाई साहब हर समय का सदुपयोग करते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे, फिर भी वो फेल हो गए। और मैं खेलने के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ता था, तब भी मैं प्रथम स्थान में पास हो गया। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मैंने मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। देखिए, छोटे भाई जो लेखक ये मन में सोचता है कि भाई साहब से मैं एक साल पीछे रह गया हूं, यदि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर में आ जाऊंगा, फिर शायद बड़े भाई साहब मुझे कभी भी डांट ना सके। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। फजीयत का मतलब क्या है? हालत खराब करना। मतलब लेखक के भाई साहब हमेशा उसे पढ़ाई को लेकर डांटते रहते थे ना, उसकी हालत खराब करते रहते थे, उसके लिए यहाँ पर फजीयत शब्द आया जो कि उर्दू शब्द है। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है कि अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनानंद पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा तो बहुत कम है। मेरी स्वच्छंदता का मतलब क्या है? आजादी, स्वतंत्रता भी बढ़ गई। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि मैं जब प्रथम स्थान पर पास हो गया तो बड़े भाई साहब ने थोड़ा मुझे डांट फटकारना कम कर दिया। अब वो थोड़े से नरम हो गए थे। इस कारण मुझे आजादी और ज्यादा मिल गई। मैं उनकी संहिता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कन्नौज उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। कन्नौज का यहाँ पर क्या अर्थ है? कन्नौज का मतलब है पतंग उड़ाना। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब का मतलब इज्जत करता था, सम्मान करता था और उनकी नजर बचाकर कन्नौज उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से चल रही थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता थी कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। अब देखिए, लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं अब पतंगबाजी करने में मस्त रहने लग गया, लेकिन ये सब चोरी छुपे कर रहा था। मैं बड़े भाई साहब को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैंने उनका सम्मान करना बंद कर दिया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर एक कनकौआ लटने बेतासा दौड़ा जा रहा था। आंखें
आसमान की ओर थी और मन उस आकाशमय पथिक की ओर जो मंद बुद्धि से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। अब देखिए, लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि आसमान में जब पतंग कट जाती है तो वो धरती पे उस प्रकार आती है जैसे कि शरीर से प्राण निकल जाते हैं और वह नया शरीर ढूंढने के लिए चारों तरफ भागती रहती है। वैसे ही धरती आसमान में कटी हुई पतंग भी ऐसी लहराती हुई आ रही थी, मानो स्वर्ग से कोई आत्मा धरती पर नया शरीर ढूंढने आ रही हो। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहां हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उग्र मतलब क्रोधित भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है। अब नीची जमात में नहीं हो, जमात का मतलब कक्षा, तुम अब छोटी कक्षा में नहीं हो, तुम बड़ी कक्षा में हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जन नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए भाई साहब के स्वर बदल गए। यहाँ पर पहले भाई साहब उसे पढ़ाई करने के लिए हमेशा डांटते रहते थे, अब भाई साहब क्या कहने लग गए हैं, अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, मुझसे सिर्फ 1 क्लास पीछे हो, तो तुम्हें अपनी पोजीशन का भी ख्याल होना चाहिए कि तुमको किन लोगों के साथ उठना बैठना खेलना चाहिए, बाजार के फालतू लोगों के साथ क्यों खेलते रहते हो। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती के काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकों के लिए दौड़ रहे हो। अब लेखक के भाई यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि पहले के जमाने में 8वीं पास करने पर अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाती थी, और एक तुम हो कि 8वीं में आने के बाद इन आवारा लोगों के साथ खेलते कूदते रहते हो। तुम जैन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन जैन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है। देखिए, लेखक का भाई यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम चाहे मेरे साथ मेरी कक्षा में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, फिर भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। यहाँ पर बड़े भाई साहब अपनी उम्र का लिहाजा बता रहे हैं कि मैं उम्र में तुमसे 5 साल बड़ा हूं, यानी दुनियादारी की जानकारी मुझे तुमसे ज्यादा है। चाहे तुम क्लास में मुझसे मेरे बरोबर पे आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ। यानी बड़े भाई साहब यहाँ पर जीवन के तजुर्बे की बात कर रहे हैं। 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उस तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और D.Litt ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा से कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझने और जानने का अधिकार हमेशा रहेगा। लेकिन इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राय व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देखिए, लेखक के भाई साहब यहाँ पर उम्र का लिहाजा बताते हुए कहते हैं लेखक से
कि हमारे जो माता पिता हैं हमारे बराबर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको दुनियादारी की समझ हमसे ज्यादा है। हमें पता हो कि नक्षत्र कितने होते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, कुछ भी हो, लेकिन हमें इस बात से हमारी होशियारी जाहिर नहीं होती किताबें पढ़ने से। हमारी होशियारी कब पता चलती है, जब दुनियादारी की हमें समझ आ जाती है। और हमारे माता पिता को हमें डांटने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो हमारे माता पिता हैं, बल्कि इसलिए है कि उनको हमसे ज्यादा दुनियादारी की समझ है, हमसे ज्यादा उन्होंने दुनियादारी देखा है, जीवन के उतार चढ़ाव उन्होंने हमसे ज्यादा देखे हैं, इसलिए उन्हें हमेशा हमें डांटने और फटकारने का अधिकार है। ठीक वैसे ही मैं तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मुझे भी सभी चीजों की जानकारी है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा डांटता फटकारता रहता हूँ ताकि तुम सही रास्ते पर चलते रहो। देव न करे आज मैं भी बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा तो तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए न बदमाश हो। पहले खुद मरहज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी ही है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले, और कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी नाई से कुछ चुराने लगता है, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र निकाल दी और पूरी जिंदगी इज्जत के साथ बिताई और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा न पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध करने अपने हाथ में लिया है, तब से उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। यहाँ पर लेखक के बड़े भाई साहब यहाँ पर उम्र दराज व्यक्तियों के अनुभव के बारे में बताते हैं कि जो अनुभवी लोग होते हैं, जिन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव देख लिए है, उनके लिए जीवन चलाना कितना आसान होता है। और जब हम लोग 4 किताबें पढ़ लेते हैं तो हम अपने आप को समझदार और बहुत ज्यादा होशियार समझने लग जाते हैं। नहीं, लेखक के बड़े भाई साहब आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो किससे आती हैं, अनुभव से, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे आपके माता पिता ने अपने अनुभव के आधार पर अपना जीवन पूरा किया और हम लोगों को आगे बढ़ाया, फिर हम अपने अनुभव से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो जो एक अनुभव जो शब्द है, इस पाठ में सबसे ज्यादा इसी को महत्व दिया गया है। लेखक यहाँ पर किताबों से ज्यादा जीवन के अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो तो भाई जान ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे दिखते तुम बेराह न चलोगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से तकमस्तक हो गया। तकमस्तक यानी वह पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित हो गया। जब बड़े भाई साहब ने उसको ये लेक्चर दिए, जीवन का अनुभव के बारे में बताया, तो छोटा भाई ये सब सुनकर उनके तत्मस्तक हो गया, यानी उनके आगे झुक गया कि बड़े भाई साहब जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो सत्य है। तो ये था आपका पाठ। इस पाठ में बड़े भाई साहब के द्वारा जीवन के रहस्य या जीवन के आने वाली कठिन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाता है, या बड़े भाई साहब के द्वारा छोटे भाई साहब को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उसको डांटना, फटकारना, प्रवचन देना, ताड़ना, ये सब बड़े भाई साहब ने किया। क्यों? क्योंकि उनका छोटा भाई हमेशा सही मार्ग पर चलता रहे। बड़े भाई साहब ने इस पाठ के माध्यम से इस बात पर भी रोशनी डाली है कि किताबी ज्ञान जीवन चलाने के लिए पूर्ण नहीं होता, अपितु जीवन का अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलता रहता है
उससे भी जीवन आगे बड़ी सुगमता से चलता रहता है। तो ये था आपका पाठ बड़े भाई साहब, इसको मैंने आपको समझा दिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इससे जुड़े कुछ कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको पढ़ते हुए इस पाठ को आप एक बार और समझे। ये आपका होमवर्क था और दूसरे वीडियो में इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर मैं आपको हल कर पाऊंगी। थैंक यू।